Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about different economic activities. Before that we have already gone through the topic of health and education. What role health and education play in the development of any country or an individual. एक व्यक्ति के विकास में और एक देश के विकास में कैसे योगदान देती है. हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा सकल और विलास का. अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन फिर हम वही मूव कर जाएंगे एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स कि हमारी पॉपुलेशन है कैसी, कितनी स्वस्थ है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितना उसको प्रशिक्षण दे दिया, कितना काबिल बना दिया गया. उसमें हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है, केवल फिर वही एजुकेशन और हेल्थ. क्योंकि क्वालिटी किस पर डिपेंड करेगी, हमारी लिटरेसी रेट कितनी है, कितने पढ़े लिखे हैं लोग, स्वस्थ कितने हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करेगी. अब हमारे पास हमने एक एग्जांपल जो पढ़ा था सकल का, तो उसमें देखा कि किस प्रकार आफ्टर गेटिंग ए गुड एजुकेशन he developed himself, also benefited the society as well as played a major role in the national income as well as our GDP. हमारे देश की जो GDP उसके अंदर किस प्रकार योगदान दिया. अब हमारे पास इस एजुकेशन की फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है हमारे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में एजुकेशन, तो हमारे देश में क्या कुछ कदम उठाया गया उसके लिए. हमने देखा कि हमारे यहाँ एजुकेशन की फैसिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं है. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं. हमारी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट गोइंग टू स्कूल. बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां की बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. इवन ड्रॉप आउट्स, कुछ दिन गए, सेकंड थर्ड तक गए, फिर स्कूल छोड़ना पड़ रहा है. इस प्रकार की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए. उसको जो फोकस किया गया हमारे एजुकेशन के लिए, तो यूनिवर्सल एक्सेस. सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने किसको फोकस किया, यूनिवर्सल एक्सेस की. सब तक स्कूल की पहुंच हो, यानी स्कूल ऐसी जगह बनाया जाए जहां तक जितनी पॉपुलेशन है, जहां जो बच्चे स्कूल जाने लायक हो, पहुंचे वहां तक. उसके बाद रिटेंशन, जो पहुंचे उसके बाद उनको बरकरार रखना स्कूल के अंदर, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए. जो हमारी पॉपुलेशन का सेगमेंट जो स्कूलिंग के लायक है, वो स्कूल जाने के बाद ड्रॉप आउट न हो, बरकरार अपनी स्कूलिंग या फिर अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रख पाए. क्वालिटी, शिक्षा की क्वालिटी अच्छी हो, जो प्रोवाइड करा रहे हैं हम शिक्षा, वो इतनी अच्छी हो कि उनको कैपेबल बनाए, सक्षम बनाए आगे के लिए. तो इन चीजों पर फोकस किया गया. अब उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कदम उठाया वो था हमारे यहाँ हर जिले के अंदर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नवोदय विद्यालय वर सेटअप. आप देखोगे आपके यहाँ भी है सीकर डिस्ट्रिक्ट में. तो हमारे यहाँ इसके लिए क्या किया गया, नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई, जहां की बच्चों को फ्री एजुकेशन विद बोर्डिंग, रहने की सुविधा के साथ साथ मुफ्त शिक्षा दी जाती है. अब उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था और की. आफ्टर द स्टैंडर्ड ऑफ 10th, स्पेशली 10th के बाद वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए. जो बच्चों को कोई न कोई स्किल डेवलपमेंट में या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि वो हेल्प कर पाए आगे अपनी फैमिलीज को प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, यानी वो बेरोजगार न रहे, कोई न कोई काम सिखा जाए. व्यवसायिक शिक्षा. हालांकि अगर आपने नई शिक्षा नीति हमारी परसों ही डिक्लेयर हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और एक कब के बाद 1986 के बाद डिक्लेयर की गई है. हमारी तीसरी शिक्षा नीति बनाई गई. अब इसमें इसको 10th लेवल को कम करके वोकेशनल एजुकेशन कहां से स्टार्ट करती है, इसमें आपकी बार लेवल दे दिया गया ओनली 6th स्टैंडर्ड. यानी 6th स्टैंडर्ड के बाद आपको वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी, जो कि पहले 10th थी. अब उसके बाद हमारे यहाँ जो बजट की बात करें, ये मैंने अभी का कौन सी शिक्षा नीति का लिखा, 2020 का ही लिखा है. पहले भी हमारे यहाँ पैसा खर्च किया गया शिक्षा के ऊपर, फर्स्ट 5 प्लान से इसके ऊपर प्लानिंग की गई. लेकिन अब की बार गवर्नमेंट ने इसके बजट को, जीडीपी का जो टोटल बजट है, यानी जो टोटल हमारी जीडीपी है उसका, अब की बार, अब तक हम लगभग अराउंड 4%, यानी 4.3 था. अगर एक्चुअल देखेंगे आप तो हमारी टोटल जीडीपी का, हमारे पास जितना पैसा था देश का, उसका 4%, लगभग 4% शिक्षा पर लगता था, उसको बढ़ाकर 6% करने का टारगेट रखा गया है. यानी सरकार 6% पैसा जो टोटल हमारी इकोनॉमी का होगा वो शिक्षा पर लगाएगी, एजुकेशन पर लगाएगी. ये है 2020 के अनुसार. ये पुराने डाटा नहीं दिए गए हैं क्योंकि शिक्षा नीति, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर एजुकेशन पॉलिसी डे फॉर यस्टरडे, एंड इन दैट पर्टिकुलर पॉलिसी इट इज मेंशन्ड. उसमें साफ साफ लिखा है 4 से 6% किया जाएगा. और वही मैंने इसलिए बताया, वोकेशनल एजुकेशन के लिए आपकी बुक में 10वीं कक्षा 10th के बाद दे रखा है, बट इट इज मेंशन्ड अप आफ्टर 6th ऑनवर्ड्स इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी.
अब हमारे पास उसमें देखो इसका इफेक्ट भी हुआ, हमने इतना सारा पैसा खर्च किया, इतनी सारी सुविधाएं बढ़ाई, इतनी सारी शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास किया, तो हमें उसका रिजल्ट भी मिला। 1951 में जो हमारी शुरुआत थी, जब हमने असेसमेंट किया हमारी, जैसे हम हर 10 साल के बाद जनगणना करते हैं, उसमें सारे डाटा इकट्ठे करते हैं। लिटरेसी रेट क्या है, टोटल हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन हमारे पास डेंसिटी कितनी है, किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन रिजाइड करती है, उसके साथ साथ कौन से ऑक्यूपेशन में लोग, कौन से लोग कितने काम करें, प्राइमरी में कितने, टर्सरी में कैसे कितने हैं, वो सारे डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें। तो 1951 के अनुसार हमारा केवल 18% थी लिटरेसी रेट, यानी लिटरेसी रेट में भी एजुकेटेड नहीं काउंट कर रहे हैं हम। लिटरेट वो है, अगर आप अपनी जियोग्राफी की बुक को रेफर करेंगे लास्ट लेसन, हालांकि दुर्भाग्यवश इस साल उसको निकाल दिया गया आपके सिलेबस से, पॉपुलेशन जो लास्ट लेसन था जियोग्राफी का 6th लेसन, उसमें साफ साफ मेंशन था हु इज इलिटरेट, एनीवन हु हैज द एज ऑफ 7 और अबव, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 7 साल या उससे ऊपर है, एंड कैन रीड एंड राइट इन एनी वन लैंग्वेज, किसी भी एक भाषा में लिखना पढ़ना जानता हो, तो लिटरेट है भारत में। यानी अगर किसी व्यक्ति को हिंदी, इंग्लिश या हमारे पास 22 अनुसूचित भाषाएं हैं संविधान के अनुसार, उसमें किसी भी भाषा में वो पढ़ना लिखना जानता तो लिटरेट है। उसको मैट्रिक या ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री करने की कोई जरूरत नहीं कि हम उसको लिटरेसी में काउंट करेंगे, यानी उसे नाम लिखना सीख लिया, अखबार पढ़ना सीख लिया, लिटरेट है। तो वो हमारी हालत थी केवल 18% 1951 में। 1951 में अगर एजुकेटेड की बात करें तो हो सकता है हमारे पास 5 या 4% मैट्रिकुलेशन से ऊपर हो, तो ये हालत थी देश की। लेकिन अगर 2011 जो हमारी लास्ट जो सेंसस थी, लास्ट जनगणना थी, उसके बाद 76%, आपकी बुक में हालांकि 74% दिखा रखा, लेकिन 76% थी, यानी हमने 58% तक हमारी लिटरेसी को बढ़ाया। अब इसमें हालांकि जो लिटरेसी रेट है या फिर एजुकेशन की फैसिलिटीज है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है भारत में। और अंतर कहाँ कहाँ है, सबसे बड़ा अंतर तो हमारे बॉयज और गर्ल्स में। हमारी लिटरेसी रेट में अगर मेल और फीमेल की बात करें तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 66.6%, अराउंड 17%, यानी मेल आर मोर लिटरेट देन वुमेन, और फीमेल से मेल है वो ज्यादा लिटरेट है संख्या के अनुसार, यानी टोटल पॉपुलेशन में अगर काउंट करें तो हमारे पास लगभग 16% का अंतर है। यानी अगर हम काउंट करें कि हमारे पास अगर महिलाएं 58% लिटरेट है, तब जाके हमारे पुरुष 74% है, तो हमारे अंतर है 16% का महिला और पुरुष में। दूसरा जो बड़ा अंतर हमारे यहाँ रूरल और अर्बन एरियाज में है। हमारे यहाँ अर्बन जो हमारे एरियाज हैं उनके अंदर लिटरेसी ज्यादा है रूरल की बजाय, गांव की बजाय शिक्षित ज्यादा कहाँ है, शहर में ज्यादा शिक्षित है। उसके बाद हमारे डिफरेंट स्टेट्स के भी अलग अलग है। जहां हमारे पास केरला ने एक बार अचीव कर लिया था 100% लिटरेसी रेट का टारगेट, और आपकी बुक में उसको 94% दे रखा है, उससे दूसरी तरफ बिहार से अगर कंपेयर तो 62% ही है। यानी हमारे यहाँ हर जगह बराबर नहीं है, हमारे हर जगह फैसिलिटीज बराबर नहीं पहुंच पाई, या फिर हम उन फैसिलिटीज को बराबर पहुंचाने के बाद इंप्लीमेंट ढंग से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इंप्रूवमेंट हुआ है लेकिन जो रिजल्ट मिलना चाहिए था नहीं मिला। ये डाटा आपके दे रखे हैं, इसके अनुसार उसमें देखो कि हमारे यहाँ कितना अंतर है। अब ये लिटरेसी रेट के बाद हमारे यहाँ फिर प्रयास किया गया कि शिक्षा वापिस कैसे प्रोवाइड कराया जाए, क्या क्या सुविधाएं दी जाए। तो हमारे उसके लिए प्राइमरी स्कूल की स्थापना की गई। प्राइमरी स्कूल अराउंड 9 लाख, पूरे भारत में लगभग 9 लाख के, आपकी बुक में हालांकि 7 पॉइंट समथिंग दे रखा है, लेकिन अगर बात करें तो 9 लाख से ऊपर प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था की गई। अब उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें कि इतनी सारी व्यवस्थाएं देने के बाद इतने स्कूल ओपन कर दिए हमने, यह हालत ऐसी क्यों है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्तर ज्यादा अच्छा नहीं रहा। अब गवर्नमेंट मान रही है 2020 के बाद इंप्रूवमेंट बहुत कुछ कर देंगे, बहुत सारे सुधार किए गए, उनको लागू किया जाएगा। तो हमारे पास क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और दूसरा ड्रॉप आउट बहुत सारा रहा। यानी प्रॉब्लम्स रही घरों में, कहीं ना कहीं जो हमारे पास बच्चे स्कूल आते थे वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्टिविटीज में और या घर के में सहयोग करते थे इन द लाइवलीहुड, जीवन यापन के साधनों में, तो वो बीच में स्कूल छोड़ देते थे। तो हमारे पास ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा रहा, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ा पाए। फिर गवर्नमेंट ने टारगेट लिया SSA, सर्व शिक्षा अभियान की 8 to 14, जिसको कि हमारे यहाँ एक मौलिक अधिकार का रूप दे दिया गया, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा 8 से 14 साल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया 2009 में भारत में। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पहले ही SSA इंप्लीमेंट किया गया, सर्व शिक्षा अभियान की 8 से 14 साल तक के हर बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, और उसका टारगेटेड था, ये टारगेटेड था मतलब टाइम बाउंड था, कि टाइम बाउंड कर दिया गया 2010 तक
हम प्रत्येक उस बच्चे को जिसकी उम्र 7 साल से और 14 साल के बीच में है उसको शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन ये अचीव नहीं कर पाए हम। उसके बाद इसको बढ़ा दिया गया, अब 2025 कर दिया गया, इसको 15 साल और आगे बढ़ा दिया गया कि हम 2025 तक अचीव कर लेंगे। हालांकि संभावना उसकी भी कम है कि हम पहुंचा पाएंगे उस लेवल तक। उसको फिर आगे इंप्लीमेंट किया गया। अब उसके बाद हमारे यहाँ ब्रिज कोर्स स्टार्ट किए गए। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल, यानी एक जगह दूसरी जगह को जोड़ता हो, यानी किसी कारणवश हायर एजुकेशन किसी ने छोड़ दी हो तो उसको वापस मौका दिया गया, आप वहां से कंटिन्यू कर पाए। ब्रिज कोर्स स्टार्ट किए गए। बैक टू स्कूल प्रोग्राम स्टार्ट किए गए कि जो बच्चे किसी वजह से ड्रॉप आउट हो गए उनको वापस स्कूल से जोड़ा जाए, ऐसे प्रोग्राम के तहत। फिर उसके बाद ये व्यवस्था की कि हो सकता है खाने पीने की व्यवस्था के तहत या फिर कमाने के लिए उन बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा। मिड डे मील स्कीम लागू की सरकार के द्वारा कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द फूड इनसाइड द स्कूल ओनली, कि स्कूल में आपको दोपहर का भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा। उसमें दोनों चीजों का ध्यान रखा गया, पर्याप्त भोजन भी, क्वालिटी के साथ न्यूट्रिशन लेवल भी अच्छा बना रहे और ड्रॉप आउट कम हो ताकि बच्चे स्कूल रिटेंशन, स्कूल रखा जा सके, उनको लगातार स्कूल आए। उसके लिए मिड डे मील स्कीम हमारे यहाँ इंप्लीमेंट की गई। तो इस प्रकार हमारे सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए। उसके बाद भी हमारे यहाँ एक टारगेट किया गया, ये तो सब किसके लिए था? एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। एलिमेंट्री एजुकेशन से बाहर निकल के सरकार ने फिर एक टारगेट रखा कि हमारे यहाँ एजुकेशन, हायर एजुकेशन को बढ़ाया जाएगा। उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए कि हमारे डिस्टेंस एजुकेशन को लागू किया गया कि अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करते समय पढ़ना चाहता तो इन द हॉलीडेज द क्लास विल बी ऑर्गेनाइज, उनके लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी। तो हमारे इस प्रकार फिर हायर एजुकेशन के लिए टारगेट रखा सरकार ने हमारी ने कि 11th 5-year प्लान। 11th 5-year प्लान कब से कब तक? 2007 से 2012। हालांकि बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012। टारगेट था 15%। अब देखो हमारी हालत कितनी खराब है कि पूरे देश की 15% पॉपुलेशन भी ग्रेजुएट नहीं है भारत की। तो टारगेट रखा गया था 2012 तक 15% पॉपुलेशन को ग्रेजुएशन तक ले आएंगे, यानी हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। और 12th यानी 2017 तक हमारा टारगेट था 21% पॉपुलेशन को हायर एजुकेशन तक लेके जाएंगे, यानी कम से कम हमारा हर चौथा आदमी ग्रेजुएट हो। तो ये हमारे सरकार ने इतने सारे प्रयास किए। उसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज की स्थापना की गई और उसमें आप देखोगे कि हमारे किस प्रकार कितने कॉलेज यूनिवर्सिटीज बढ़ गई। उसमें डाटा प्रॉपर दे रखे हैं आपकी बुक में, उसको रेफर करें आप। 1950-51 में हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज थी उनके अंतर्गत केवल 30 यूनिवर्सिटीज वर देयर। पूरे भारत में केवल 30 यूनिवर्सिटी थी। 750 कॉलेज, यानी यूनिवर्सिटीज के द्वारा 750 कॉलेज चलाए जाते थे। और स्टूडेंट की बात करें तो केवल 2,63,000 स्टूडेंट्स थे। और उसके बाद हमारे यहाँ टोटल टीचर्स की बात करें, उसके अंदर तो 24,000 टीचर्स और प्रोफेसर अवेलेबल थे। अब उसके उल्टा देखो 2007-8 में हमारा जो कॉलेज की संख्या बढ़ के कितनी होगी? इट इज नियरली अबाउट ट्रिपल, 18,064। यूनिवर्सिटीज की संख्या देखें तो इट इज मोर देन 11 टाइम्स, 370 यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी गई। स्टूडेंट की संख्या देखें तो देखो अगेन इट इज इंक्रीज अप टू 7 टाइम्स, लगभग 7 गुना बढ़ गई, 14 लाख तक चली गई। और टीचर्स की अगर बात करें फिर देखिए कहां 24,000, 4,92,000 टीचर और प्रोफेसर की नियुक्ति की गई शिक्षा के लेवल को बढ़ाने के लिए। ये हमारे पास एजुकेशन के ऊपर इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया गया सरकार के द्वारा, एजुकेशन को बढ़ाने का प्रयास किया गया, शिक्षा के लेवल को सुधारने का प्रयास किया गया। अब उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट था हेल्थ। आप देखोगे कि कोई भी कंपनी अगर आप कहीं काम करना चाहें और आप बीमार हो तो क्या कंपनी आपको काम पर रखेगी? नहीं रखेगी, क्योंकि आप बार बार छुट्टी के लिए भी दरखास्त देंगे और जितना आपसे उम्मीद की जाए उतना काम भी नहीं कर पाएंगे। और एक आजकल कोरोना है, इसको आप अगर एग्जांपल लें तो हमारी गवर्नमेंट या वर्ल्ड में भी कहीं भी कोई भी वैक्सीन अब तक एप्लीकेबल नहीं हो पाई जो इलाज कर पाए। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? आवर इम्यून सिस्टम, कि हम कितना उस बीमारी से लड़ने में सक्षम, हम कितने स्वस्थ हैं, उस पर डिपेंड है हम कितने दिन सर्वाइव करेंगे। तो हम उसमें कितने दिन सर्वाइव करेंगे ये उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये हमारा हेल्थ जो स्टेटस है ये हमें इस चीज के लिए कि हमारा हेल्थ स्टेटस कि हम कितने स्वस्थ हैं वही हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारा आगे लेवल कैसा रहेगा, कितने स्वस्थ रहेंगे, कितना हम आगे कमा पाएंगे, देश की जीडीपी में कितना योगदान दे पाएंगे, कहाँ हमें रोजगार मिलेगा। तो इसके लिए हमारे पास हेल्थ हमें डिटरमाइन करती है, हमें इस प्रकार महसूस होता है कि हमारी एबिलिटी कितनी है और कितना हम काम कर सकते हैं, उसी अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। हमारे यहाँ फैसिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं, जिसके लिए सरकार ने बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स खोले, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, उनको बढ़ाया गया। उसके ऊपर भी टारगेट किसको किया गया? जो लोअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनको अवेलेबल नहीं था उनको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराने में सरकार का टारगेट रहा इसके अंदर। तो सरकार ने इन फैसिलिटीज को बढ़ाया।
और उसी का परिणाम था कि भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2011 की बात करें, पिछली जनगणना की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती क्या है, एट द टाइम ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए चाइल्ड वी जस्ट डिटरमाइन हाउ लॉन्ग वी कैन सर्वाइव, कि जन्म के समय हम कितने स्वस्थ हैं उसके अनुसार हम ये उम्मीद करते हैं कि हम कितना जीवन जी सकते हैं। इसको जीवन प्रत्याशा दर की हमारे यहाँ की औसत व्यक्ति की कितना जीवन है। तो 2011 में हमारे यहाँ क्या 66, यानी हमारी औसत आयु है भारत में 66 तक है। अब उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखिए, इसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ। 1951 में हमारे पहले तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है कि हमारे यहाँ एक साल में 1000 बच्चे तो पैदा, उस पर कितने विदाई लेंगे, कितने मर गए, कितने की डेथ होगी। तो उसमें हमारे जन्म के समय 1951 में हालत क्या थी कि अगर 1000 बच्चे पैदा होते उसमें 147 जन्म के एक साल के अंदर ही मर जाते थे। और उसके बाद हमारे 2012 में हमने हेल्थ फैसिलिटी में इतना इंप्रूवमेंट किया कि वो रेशियो कहां तक आ गई, 42 तक आ गई। यानी अब हमारे यहाँ 2012 में पिछली जनगणना के टाइम पर हालत ये थी कि हमारे यहाँ अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उन 1000 में से एक साल की ड्यूरेशन में केवल 42 तक ही डेथ हो पाती है। हालांकि ये भी ज्यादा है, हेल्थ फैसिलिटी में इंप्रूवमेंट की और गुंजाइश है, लेकिन इतना सारा इंप्रूवमेंट किया गया। उसके बाद देखो क्रूड बर्थ। क्रूड बर्थ क्या होता है कि बेसिकली ए चाइल्ड टेक बर्थ आफ्टर 9 मंथ्स। हम बेसिकली मानते हैं कि देखो 9 महीने मां ने पेट में रखा, उसके बाद हम उनके साथ इस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो हमारा मैच्योर कब होता है, अगर हमारी डिलीवरी 9 महीने के बाद, यानी माताजी के पेट में 9 महीने रहने के बाद हम पैदा होते हैं तो हम मैच्योर हैं। लेकिन उससे पहले यानी कोई 6 महीने बाद या कोई 7 महीने बाद पैदा होता है तो क्रूड है। वो क्रूड हम कच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसकी पूरी मैच्योरिटी नहीं हो पाई। तो इस प्रकार की हालत, क्योंकि उस वक्त हमारे न्यूट्रिशन लेवल अच्छा नहीं था महिलाओं का, यानी हमारी माताएं जो भी थी उनको इतना अच्छा लेवल नहीं था न्यूट्रिशन का, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो समय से पहले ही बर्थ हो जाता था। तो वो हमारे यहाँ परसेंटेज लगभग 22% महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम रहती थी उस टाइम पर। लेकिन अब हमारे यहाँ 2011 के बाद बात करें तो केवल 7% क्रूड बर्थ होते हैं भारत में। यानी इस प्रकार प्री मैच्योर बर्थ जिसकी बात करें तो केवल 7% है। अब उसके लिए लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें भी हमारा प्रॉब्लम इस प्रकार की है कि हर जगह बराबर फैसिलिटीज नहीं है। हेल्थ फैसिलिटीज हमारे देश में लगभग 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मोर देन 50%, ज्यादातर में 50% ज्यादा केवल 4 स्टेट में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। यानी हमारे यहाँ हर जगह फैसिलिटीज बराबर नहीं प्रोवाइड हो पाई। ये था हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में कि हम किस प्रकार क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। हेल्थ और एजुकेशन के लिए क्या कुछ कदम सरकार ने उठाए हैं, उसके अनुसार हमने देखा किस प्रकार एजुकेशन की फैसिलिटीज बढ़ाएगी, प्राइमरी स्कूल बढ़ाया गया, ऐसे प्रोग्राम चलाया गया, मिड डे मील स्कीम चलाएगी, ब्रिज कोर्सेज चलाया गया, डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, यूनिवर्सिटीज और ओपन की गई, टीचर्स की संख्या बढ़ाएगी, हेल्थ फैसिलिटी में हमने बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाया, कॉलेज बढ़ाए। अब बाकी हम इसमें रिमेनिंग चैप्टर वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।